आज हम मानव भूगोल में मानव भूगोल के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के मूल तत्व मानव तथा वातावरण है। वातावरण दो प्रकार का होता है, भौतिक या प्राकृतिक वातावरण, दूसरा सांस्कृतिक या मानव निर्मित वातावरण। उपरोक्त दोनों पक्ष यानी कि भौतिक तथा प्राकृतिक या सांस्कृतिक या मानव निर्मित परिवर्तनशील है और उनके विभिन्न तत्व परस्पर संबंधित भी रहते हैं। मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं। क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा है वातावरण समायोजन या मानव की कार्यक्षमता का सिद्धांत। इनमें से पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत को प्रगति का सिद्धांत यानी इवोल्यूशन भी कहते हैं। यह सिद्धांत पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु जड़ हो या चेतन अपना स्वरूप बदलती रहती है, चाहे ये परिवर्तन विकास की ओर हो या विनाश की ओर, परंतु परिवर्तन निश्चित रूप से होता है, ये अवश्यंभावी है। इस परिवर्तनशीलता को देखते हुए जीन ब्रुन्स ने कहा कि एनीथिंग अबाउट अस इज अंडरगोइंग ए ट्रांसफॉर्मिंग, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग, नथिंग इज रियली मोशनलेस और अनचेंजिंग। यानी कि पृथ्वी के प्रत्येक अवयव में विकास एवं विनाश की प्रवृत्ति पाई जाती है। नवीन नगरों का विकास हो रहा है एवं प्राचीन नगर खंडर बनते जा रहे हैं। कल के विशाल पर्वत अपरदन की क्रिया के कारण कट करके पठार में या मैदान में परिवर्तित हो रहे हैं एवं सागर जिसमें कि तलछट के जमाव से नवीन मैदान का उद्भव होता जा रहा है। पृथ्वी पर होने वाले इस परिवर्तन को ही हम प्रगति तथा क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये परिवर्तन जो हो रहे हैं किन शक्तियों के कारण हो रहे हैं? इन परिवर्तनों में जो शक्तियाँ काम कर रही है वो कई प्रकार की है, जिनमें है सबसे पहले बाह्य शक्तियाँ यानी कि बाहरी शक्तियाँ, जिसमें जल, वायु, हिम, तापमान एवं रासायनिक क्रियाएँ। दूसरी शक्तियाँ हैं आंतरिक शक्तियाँ, जिनमें ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, महाद्वीप एवं पर्वत निर्माणी शक्तियाँ काम करती है। और तीसरे प्रकार की शक्ति है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं पृथ्वी का परिभ्रमण एवं परिक्रमण शक्ति। ये जो बाहरी आंतरिक अप्रत्यक्ष शक्तियाँ एक तरह से भौतिक शक्तियाँ हैं, भौतिक कारक है। इसके बाद आती है हम जैविक शक्तियाँ और मानव शक्तियाँ भी हमारी धरातल के ऊपर भूपृष्ठ पर ये परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं। बाह्य शक्तियों में जिसमें कि हम जल, वायु, हिम, ताप, रासायनिक क्रिया को सम्मिलित करते हैं, ये ऐसी क्रिया हैं जो कि पृथ्वी के धरातल को तोड़ फोड़ करके यानी कि अपरदन निक्षेपण करके समतल बनाने वाली क्रियाएं करती है। इन सभी क्रियाशील शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है जल, जो कि अपना अपरदन एवं निक्षेपण का कार्य करती रहती है। बड़े बड़े पर्वतों को काटती है, उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन करती है, जिसे जो चलछट प्राप्त होता है आगे जा कर के उसको जमाव कर देती है। यानी कि पहाड़ों को, पठारों को यानी भूपृष्ठ को अपरदित कर रही है, काट रही है और आगे जा कर के जो घाटियाँ उनमें जब जहाँ ये निक्षेपण होता है वहाँ उसको समतल कर देती है या डेल्टा प्रदेश बना देती है।
इसके कारण से बाढ़ के मैदान, बालू पंख, जलप्रपात, गार्ज, नदी कटाव अथवा भराव द्वारा उत्पन्न की गई आकृतियाँ पैदा हो रही है। इसी तरह से वायु का कार्य जो कि मरुप्रदेश या शुष्क प्रदेशों में होता है, वहाँ पर भी वायु वेग के कारण, अपर्दन और निक्षेपण के कारण ही बालू स्तूप, लोयस मैदान, यारडंग, जोजेन आदि भू आकृतियाँ बनती रहती है। भूमिगत जल जो कि धरातल के नीचे काम करता है, उससे आशुताश एंड निश्युताश आदि का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानी क्रियाओं के कारण लटकती घाटी, मेष शिलाएँ बन जाती है और इसी तरह से ताप एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अपक्षय होता है। अपक्षय के कारण भूपृष्ठ टूट फूटता है। उसके बाद में जो हमने ऊपर कारक बताए थे, जल, वायु, हिम, ताप, हिम है, ये अपना काम करते हैं और आगे जाकर इसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, निक्षेपित करके और परिवर्तन करते भूपृष्ठ पर। इसी तरह से आंतरिक शक्तियाँ हैं। आंतरिक शक्तियाँ भूपृष्ठ के अंदर काम करती है। जिस प्रकार से बाहरी शक्तियाँ क्रियाशील है, इसी प्रकार से आंतरिक शक्तियाँ भी क्रियाशील रहती है। पृथ्वी के अंदर अधिक तापमान एवं अधिक दबाव के कारण जैसे ही इसमें कोई परिवर्तन आता है, तब या तो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं या भूकंप आते हैं और जो लंबे समय के बाद क्रियाशील कार्य करते हैं वो महाद्वीप और पर्वतनिर्माणी शक्तियाँ भी कार्य करती है और इसका परिवर्तन हमें धरातल पर दिखाई देता है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो मलबा निकलता है, जो लावा निकलता है, उसका जमाव हो जाता है और जमाव कारण पर्वतीय पठार बन जाते हैं। इसी तरह से जब भूकंप आते हैं, भूकंप बहुत तीव्र गति से आते हैं, चाहे सागर में आए चाहे धरातल पे आए, उसी कारण से बहुत अधिक परिवर्तन हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है। कई कारण से इसमें पर्वतों का निर्माण भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। महाद्वीप और महासागर निर्माणकारी शक्तियों में से कारण ही पर्वतों का निर्माण होता है, भूगर्भ भ्रंश घाटियाँ बन जाती है और कई मोड़दार पर्वतों का निर्माण भी हुआ, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है। प्राचीन काल में महासागरों के पीछे हटने के कारण ही साइबेरिया, मिसिसिपी, यूरेशिया का मैदान, अफ्रीका के पठारी भाग का निर्माण हुआ है, जो किसी समय सागरों के नीचे रह चुका है। तो ये जो आंतरिक और बाह्य शक्ति है, जिसके कारण क्रियाशीलता निरंतर चलती रहती है, नवीन परिवर्तन भी अस्थायी रहता है, आगे जाकर उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो आज हम केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पृथ्वी की अप्रत्यक्ष शक्तियाँ, जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं मानवीय तथा जैविक शक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।